नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीएनए सीरीज में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें राम मंदिर, भारत रत्न, सूर्योदय योजना जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए आज का सीरीज हम शुरुआत करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका राम मंदिर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो 5 अगस्त 2020 को संपन्न होता है। इसके बाद मंदिर निर्माण कार्य की शुरुआत होती है और अभी हाल ही में 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और इस बीच उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित थे। खास बात यह कि ये जो राम मंदिर है वो नागढ़ शैली पर बना हुआ है। और यदि हम बाल रूप में जो हमारे रामलला की मूर्ति है, इसके डिजाइन कर्ता की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अरुण योगीराज जो है मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इन्होंने हमारे रामलला का जो मूर्ति है उनका डिजाइन किया है। और हम राम जन्मभूमि के इतिहास की बात करें तो काफी वर्षों के बाद अयोध्या में हमारे राम भगवान जो है वो विराजमान हुए हैं। यदि इन इतिहासों में कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि 1822 में न्यायिक रिकॉर्ड में यह उल्लेखित कर दिया जाता है कि जो भगवान राम के जन्म स्थान है पर वहां एक मस्जिद का उल्लेख कर दिया जाता है। इसके बाद भी कुछ और इतिहास रहे हैं, जिसमें खास अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या होता है कि बाबरी मस्जिद है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके बाद और यदि हम बात करें तो लिब्राहन आयोग जो है वो गठित होती है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उसका फैसला आता है और ये कहते हैं कि जो राम जन्मभूमि जो अयोध्या का है उसको 2:1 में विभाजित कर देते हैं। खास बात ये अगर हम बात करें तो 2.77 एकड़ में जो राम जन्मभूमि के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें 2/3 जो है वो रामलला न्यास और रामचबुद्रा वाली जगह निर्मोही अखाड़े को और 1/3 जो है वो सुन्नी बोर्ड को प्रदान कर दिया जाता है। इसके बाद हिंदुओं के द्वारा जो है याचिका दायर की जाती है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और इसमें वो महत्वपूर्ण फैसला ये देते हैं कि पूरा जो राम जन्मभूमि है वो पूरा हिंदुओं को दे दिया जाए और मस्जिद के लिए सुन्नी बोर्ड के लिए पृथक रूप से 5 एकड़ जमीन देने की बात करते हैं। खास बात ये कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो पूरी विवादित जमीन जो है वो राम मंदिर के लिए दे दी और मस्जिद हेतु कहीं और जमीन आवंटित की गई, जिसमें सुन्नी बोर्ड को अयोध्या में भी कहीं भी 5 एकड़ जमीन दिया जाए। ये इनका महत्वपूर्ण निर्णय होता है। साथ ही साथ में यहाँ ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है और 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो हमारे रामलला का जो मूर्ति है वो कुछ इस रूप में है। इस मूर्ति में भी अगर हम बोलेंगे तो 10 अवतार को जो है वो उल्लेखित किया गया है, डिजाइन किया गया है। खास बात यह कि यदि इस मूर्ति का वजन की हम बात करते हैं तो लगभग 200 किलोग्राम याद रखिएगा वजन है। कभी भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है तो 200 किलोग्राम इसका वजन होगा। 4.24 फुट इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई जो है वो 3 फुट है। तो आप 4 और 3 याद रखिएगा। 4.24 जो है वो हाइट है और याद रखिएगा जो चौड़ाई की बात करें तो 3 फुट है। इसके बाद अगर हम शीर्ष में बात करते हैं तो सूर्य नारायण भगवान है, साथ ही साथ स्वास्तिक और ओम का उल्लेख है। इसमें खास बात यह कि श्री हनुमान और गरुड़ जी जो है भी इस मूर्ति में जो है डिजाइन के रूप में दोनों आइट साइड में आपको नजर आएंगे। और खास बात यह कि जो राम भगवान है वो कमल पर आसीन है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमल के आसन पर विराजमान है श्री रामलला। ये इनका बाल रूप होगा राम भगवान का और इसमें जो है वो 10 अवतार को क्या किया गया है, चिन्हांकित किया गया है। साथ ही साथ में चक्र गदा इनको भी डिजाइन किया गया है। तो आप याद रखिएगा सूर्य नारायण जी को याद रखें, चक्र गदा याद रखें, साथ ही साथ में स्वास्तिक और ओम। इसके बाद पूरे 10 अवतार को याद रखना है। हनुमान जी हैं, गरुड़ जी हैं और राम भगवान जो है वो कमल पर
आसीन है। क्लियर है? तो इस तरीके से इतने बातों को हमको ध्यान रखना था। इसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा राम जो मंदिर है वो नागर शैली पर बना हुआ है। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत में प्रचलित है और खास बात यह कि नागर शैली का उदय जो है वो गुप्त काल को माना जाता है। अब अगर हम बात करें तो नागर शैली में जो है वो 3 उपशैली हैं, जैसे चंदेल, सोलंकी, ओडिशा, ये इनकी उपशैली है। जो राम मंदिर का निर्माण जो है वो ऊंचे चबूतरे में किया गया है और इसमें हम मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ में हमको जानना अति आवश्यक है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें खास बात यह कि आप मंदिर को देख पा रहे होंगे। तो मंदिर जो है कुछ इस प्रकार से आपका जो है इसके ऊपर निर्मित किया गया है। पहले जो है डायरेक्ट क्या होता था, भूमि में मंदिर की निर्माण कर दी जाती थी। अब कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा, इसके ऊपर जो है वो मंदिर को स्थापित किया जाता है। ये जो आपको दिख पा रहा है, जो इसका आधार दिख पा रहा है, इसको हम लोग अधिष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिष्ठान कहते हैं, याद रखिएगा, या पीठ कहा जाता है, या इसी को हम लोग जगती भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऊंचा आधार होगा, इसके ऊपर में मंदिर निर्माण की कार्य पूरी की जाती है, इसलिए जो आधार होगा उसको अधिष्ठान या जगती या पीठ कहते हैं, जिसके ऊपर में मंदिर बनाया जाएगा। इसके बाद हम मंदिर को देखते हैं और मंदिर के बाद में जो है वो गर्भगृह को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो गर्भगृह है इसमें जो मंदिर पर जो है वो प्रमुख रूप से जो देवता है जिन पर वो समर्पित है मंदिर, उनका विराजमान जो है वो गर्भगृह में होता है। ठीक, तो गर्भगृह मतलब याद रखिएगा जो हमारे राम भगवान का है, तो समर्पित राम जी को है ये मंदिर। तो ये राम जी का जो मंदिर होगा वो मेन गर्भगृह जो होगा वो ये होगा। क्लियर है? और इसके बाद गर्भगृह को अगर हम बात करेंगे तो गर्भगृह का जो छत है, और इस छत को यदि हम ऐसा अगर ऊपर तरफ हम भीतरी भाग को हम ऐसा करें, रेखीय आकार में दें और अंदर को थोड़ा सा वक्र के रूप में कर दें, तो याद रखिएगा यदि जो भीतरी भाग है वो रेखीय आकार में ऐसा जा रहा है, ठीक, और उसके बाद ऊपर जो है वो वक्र भाग में है, तो इसको हम लोग रेखा प्रसाद कहते हैं। याद रखिएगा गर्भगृह के ऊपर वाला भाग शिखर कहलाता है। शिखर में अगर हम बात करें तो 3 शिखर की बात करते हैं, एक रेखा प्रसाद हो गया, एक थमशाना हो गया और एक वल्लभी हो गया। तो याद रखिएगा जो राम भगवान का जो है मंदिर है उसका जो शिखर है वो रेखा प्रसाद है। रेखा प्रसाद का मतलब ये कि जो ये गर्भगृह का ऊपर जो छत होगा वो रेखी होगा और उसका अंतिम भाग जो होगा वो वक्र के रूप में होगा। क्लियर है? तो ये रेखा प्रसाद जो होगा, नीचे रेखी दीवार, ऊपर जो होगा वो वक्राकार होगा। फमसाना क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। फमसाना का बात ये समझ लो कि अगर पिरामिड के आकार पर देखेंगे तो याद रखिएगा जैसे नीचा भाग जो होगा वो क्या होगा आपका चौड़ा होगा और ऊपर क्या होगा धीरे क्या होगा आपका जो है वो संकीर्ण होते जाएगा। तो नीचे चौकोर होगा और ऊपर रेखी पिरामिड होगा, तो ये फमसाना कहलाएगा। वल्लभी में अगर हम बात करते हैं तो आयताकार रुमा होगा और याद रखिएगा जैसे आप देखते हो कि रेल के डिब्बे का जैसे देखते हो ऊपर का, ठीक, वक्राकार होता है, आयताकार हो और वक्राकार है तो वो वल्लभी जो होता है वो शिखर होता है। तो हमारे राम मंदिर की बात करेंगे तो राम मंदिर में इस प्रकार से ऐसा जा रहा है और इसके बाद आपका क्या हो रहा है गोल ऐसा वक्राकार हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा रेखा प्रसाद कहलाएगा। इस बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एक होता है आमलक। जब आमलक क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आमलक क्या होगा जब पूरा अगर हम देख पाए पहले एक आधार देखे, उसके बाद हम गर्भगृह देखे और गर्भगृह के बाद में ऐसा जो था वो क्या था पूरा आपका शिखर देखे। शिखर के बाद एक ऐसा गोल आकृति आपको नजर आएगा, इसको हम लोग आमलक बोलते हैं। ठीक, ये क्या बोलेंगे आमलक कहेंगे। अब आमलक के ऊपर में जो है इसके ऊपर में कलश विराजमान होता है, कलश। और कलश के ऊपर में क्या होगा आपका झंडा या ध्वज या पताका जिसको बोलते हैं वो होगा। तो आमलक क्या होगा ये गोलाकार का होगा, शिखर के ऊपर होता है। ठीक, तो आमलक क्या है याद रखना, शिखर के ऊपर वाला जो होगा वो आमलक हो गया। आमलक के ऊपर में जो होता है वो कलश होता है और कलश के ऊपर क्या होगा आपका ध्वज होता है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। खास बात ये कि ये जो आपको नजर आ रहे हैं मंदिर में, तो ये मंडप है। क्या है आपका
मंडप हैं। आया बात समझ में क्लियर? याद रखिएगा 5 मंडप जो है वो बनाए गए हैं इसमें, और इस 5 मंडप जो है वो स्तंभों पर टिका हुआ है। लगभग 392 जो है वो स्तंभ बनाए गए हैं। क्लियर है? 161 फीट जो है वो ऊंचा है। याद रखिएगा मंदिर जो है, इस प्रकार से राम मंदिर की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। क्लियर है? इसके बाद यदि हम देखें तो प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मंदिर का जो हम परिक्रमा करते हैं उसके लिए बोल रहे हैं प्रदक्षिणा पथ। यह गर्भगृह के चारों ओर होगा, मंदिर के अंदर ही परिक्रमा किया जाता है। ठीक है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये स्तंभ लगे हुए, इसके अंदर से ही आपको क्या करना है, आपका परिक्रमा करना है। तो ये कहलाएगा प्रदक्षिणा पथ। खास बात यह कि पंचायतन शैली में बनाया जा रहा है मंदिर। पंचायतन शैली का मतलब यह होगा कि जैसे यदि हम ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये मान लो आपका मंदिर हो गया, तो ये हमारा गर्भगृह हो गया, भगवान राम हो गए, तो इसके चारों ओर जो है और अन्य मंदिर जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अगर हम चारों ओर में देखेंगे तो सूर्य भगवान, गणेश जी, भगवती और शिव भगवान की मूर्ति होंगे। क्लियर? तो ये पंचायतन शैली होगा। इसमें जो 5 मंडप है वो 5 मंडप कौन कौन से हैं? तो नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो इस प्रकार से हमको इस नागर शैली के बारे में याद रखना था। क्लियर हुआ? एक बार रिपीट कर लेते हैं चीजों को। तो ध्यान रखिएगा, जो आधार होगा वो जगती या अधिष्ठान या पीठ कहेंगे। उसके बाद गर्भगृह होगा, गर्भगृह में जो जिस मंदिर जो इसके लिए समर्पित है, जिस भगवान के लिए, उनका गर्भगृह होगा। उनके ऊपर शिखर होता है, शिखर के ऊपर आमलक होगा, आमलक के ऊपर कलश होगा, कलश के ऊपर क्या होगा, ध्वज होगा। क्लियर है? और याद रखिएगा प्रदक्षिणा पथ क्या होगा? तो याद रखिएगा भगवान के परिक्रमा करना चारों ओर के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है। पंचायतन शैली समझ में आया, जिसमें 4 भगवान के अलग अलग मंदिर निर्मित किए जाएंगे, जिसमें सूर्य भगवान, गणेश भगवान, शिव भगवान की मूर्ति और भगवती माता। क्लियर? इस तरीके से यहां पर मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। खास बात यह कि यहां पर 5 मंडप हैं। 5 मंडप कौन कौन से? नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। तो इस तरीके से हमको इतनी चीजों को याद रखना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सूर्योदय योजना। जैसे ही श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 22 जनवरी 2024 को ही एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं और उस योजना का नाम सूर्योदय योजना कहते हैं। और याद रखिएगा इसमें होगा क्या? तो याद रखिएगा सूर्य से ही हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, मतलब सौर ऊर्जा पर ये आश्रित होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जो 1 करोड़ परिवार होंगे, ऐसे परिवारों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली जो है वो प्रदान करने की बात कहते हैं। क्लियर है? अब खास बात ये, इससे क्या होगा? तो याद रखिएगा भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। क्लियर है? खास बात यह कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा जो है उसका 73.71 गीगावाट जो है वो उत्पादन है। इसके साथ साथ में अग्रणी राज्य के रूप में यदि हम बात करें तो राजस्थान जो है वो सौर ऊर्जा प्रणाली में अगर हम बात कर देंगे तो राजस्थान जो है वो अग्रणी स्थान पर है। इसके बाद यदि अगर हम छत पर अगर हम सोलर प्रणाली लगाते हैं तो उसके लिए कौन सा राज्य अग्रणी स्थान पर है? अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो गुजरात में है। तो छत पर सौर क्षमता में गुजरात अग्रणी स्थान पर है, पूरे सौर ऊर्जा में अग्रणी स्थान पर राजस्थान है। तो इस तरीके से हमको चीजों को याद रखना था। क्लियर है? तो ये है आपका सूर्योदय योजना, किससे संबंधित है आपको पूछेगा, और कब इसका शुभारंभ किया गया है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका भारत रत्न 2024। याद रखिएगा कि इसके लिए अभी नामित जो है वो है कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के जननायक है जो कि काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है और इन्हें अभी भारत रत्न के लिए मरणोपरांत नामित किया गया है। क्लियर? खास बात यह कि ये बिहार के सीएम भी रह चुके हैं और ये जो पिछड़े वर्ग हैं उनके हित के लिए वकालत करने में
प्रमुख रूप से अपना उत्तरदायित्व निभाया था और इसलिए बिहार के जननायक के रूप में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया जा रहा है। इसलिए अभी आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत रत्न किन्हें वर्तमान में देने वाले हैं, तो याद रखिएगा वो है कौन, कर्पूरी ठाकुर। संबंध कहां से रहेगा, बिहार से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा इसके बाद टॉपिक है वो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में रवि शास्त्री को अभी बीसीसीआई के द्वारा नामित किया गया और खास बात यह कि ये इंडिया टीम के जो हैं वो पूर्व कोच भी रह चुके हैं, मतलब इनका संबंध जो है वो क्रिकेट से है, ये भी याद रखिएगा। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होगा वो किसे मिला गया है, तो रवि शास्त्री जी को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पराक्रम उत्सव। पराक्रम उत्सव जो है वो लाल किला दिल्ली में आयोजित हो रहा है। खास बात ये कि इसके लिए जो दिन निर्धारित है ये 9 दिवसीय होने वाला है ये पराक्रम उत्सव, और ये 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक इसका आयोजन होना है। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके 127वीं जो जन्म जयंती है उनके अवसर पर यह पराक्रम उत्सव मनाया जा रहा है। खास बात यह कि पराक्रम दिवस यदि आपको पेपर में पूछा जाए तो 23 जनवरी आप आंसर लगाएं। क्लियर है। और इनके उद्घाटनकर्ता कौन रहे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पराक्रम जो उत्सव है उनका शुभारंभ किए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी मतलब आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर हमको एक बात याद रखना है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। खास बात यह कि छत्तीसगढ़ सरकार इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इसको भी हम याद रख लेते हैं और इसीलिए इसको जोड़ करके हमको याद रखना है। इसमें एक स्लोगन दिया गया है कि बेटा बेटी एक समान, समझ लो तुमन ये बात, गर्भावस्था में लिंग जांच का ना करो अपराध। तो ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार से जो भ्रूण हत्या जो है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात ये कि लिंग जो असमानता है उस पर प्रबल जोर देने की बात कही जा रही है कि बेटा बेटी को एक समान का दर्जा दिया जाए। इसलिए स्लोगन के रूप में बेटा बेटी एक समान, समझ लो तुमन बात। और इस तरीके से ये लिंग जांच करना एक अपराध है, इस आधार पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इसे जारी किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसे आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना है। धन्यवाद।